चलो सर कंपनी चालू कर देते, सब डिमांड है, बात नहीं करो बस। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, थोड़ा ऐड है, 12 लगभग 12 वाला ही, हम तो तुम लोग कराई दी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, बस डिवेंचर का जब इश्यूज है थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। कंपनी क्या, जल्दी बोलो, आर्टिफिशियल पर्सन, और कैसे क्रिएट होता है, लॉ से। देयर इज ए सेपरेट एंटिटी विथ, क्या बोला है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। एंड कॉमन सील का मतलब जो कंपनी का सिग्नेचर होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। तो कंपनी क्या, जल्दी बोलो, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय क्या, लॉ, और क्लियर सेपरेट एंटिटी आपको कंपनी के अंदर ही मिलेगा, यानी कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन भी कर सकता है और प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। विद परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। एंड कॉमन सील का मतलब दैट इज सिग्नेचर। क्लियर है सर? तो कंपनी क्या, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय क्या, लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ क्या, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा अभी तक? पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है, और अब पढ़ने जा रहे हो क्या, कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटर में एक मालिक होगा, पार्टनरशिप में 2 मालिक होंगे या कुछ ज्यादा, लेकिन लगभग 50, टोटल 50। और कंपनी केस में तो मालिक का नंबर का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होगी उसके नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है सर, अनलिमिटेड है, पता आपको। प्राइवेट कंपनी में 200 है और पब्लिक कंपनी में कितना है, अनलिमिटेड है, कुछ पता नहीं कितना। तो भाई इतने सारे मालिक हैं, ये बताओ कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप आपने किया और जब कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता था तो जॉइंट क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ या ना बोलो सर? क्योंकि उस केस में एक ही मालिक था और उस मालिक का भी नाम हम लोग नहीं लिखते थे, याद है? क्या लिखते थे वो, कैपिटल। और हमने बोला था कैपिटल कैसा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ऑनर का नाम नहीं लेते थे, ऑनर की जगह हम लोग क्या लिख देते थे, कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर देखा आपने, कैश अकाउंट डेबिट, अगर 2 पार्टनर है तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि ये पैसा किसका है। लेकिन भैया कंपनी केस में तो 1 करोड़ शेयर होल्डर है, तो क्या हम 1 करोड़ नाम लिखें? इसलिए इन लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दे आर पासिंग एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज वहां पर लाखों शेयर होल्डर्स हैं और उन सब के लिए इन लोगों ने नाम ना लिखने के बजाय क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रहा बात शेयर होल्डर का, तो वहां पर एक रजिस्टर बना हुआ है शेयर होल्डर के, जिसमें शेयर होल्डर का नाम क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये लोग एंट्री क्या करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनली एंट्री आपका बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही होता है, राइट है सर? रहा बात कंपनी का मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो देख लो। कंपनी कैसा मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। कैसा मैनेजमेंट है बोलो, डेमोक्रेटिक, यानी प्रजातंत्र है, सारे शेयर होल्डर का चलेगा। अब आप समझिए कि अगर करोड़ों शेयर होल्डर होंगे और करोड़ों मालिक हो जाए, करोड़ों कंपनी चलाने लग जाए, तो फिर कंपनी बैठ जाएगी उसी दिन। तो एक मालिक का होना जरूरी है जो रिस्पॉन्सिबल हो। जहां 4 लोग होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मुश्किल हो जाता है। मान लो 10 लोग वहां बैठे हुए, कोई सामान खो गया तो बोले हम नहीं लिए, हम नहीं लिए, हम नहीं लिए। कौन लिया, तो आप खोजो। अब 10 में कोई एक लिया होगा, लेकिन एक व्यक्ति को अगर रिस्पॉन्सिबल बना दो तो कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस केस में क्या करता है,
वो देख लो एक बार फटाफट। जो मैनेजमेंट का डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कैसे बनता है उस पर देखो। सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अंदर डायरेक्टर्स के ग्रुप होंगे और ये डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करेगा? वो शेयर होल्डर। ये डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करेगा? शेयर होल्डर। और ये डायरेक्टर्स लोग कंपनी को क्या करते? पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। इवन यही लोग अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, यानी इनके अंदर जो क्लर्क होते हैं वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब अकाउंट्स कौन बनाता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स। इसके बाद एक तरफ ये लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हो? ऑडिटर को। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। यानी कि ये जो लिखा है, यानी जो डायरेक्टर जो अकाउंट बनाया फाइनल अकाउंट, ये सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए किसको दे दिया गया? ऑडिटर को। अगर ये चेक करने काम भी इसको दे देता तो फिर तो सब सही बोलेगा अगला। अगर आप ही एग्जाम दो और आप ही कॉपी चेक करो तो आपका मार्क्स तो 100 में 100 आएगा ही। इसके लिए इन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। क्या अपॉइंट कर दिया? ऑडिटर। रहा बात डायरेक्टर्स के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन भैया ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, ठेपा छाप होगा वो भी बन जाएगा अगला। यानी कि शेयर होल्डर ठेपा छाप हो सकता है, डायरेक्टर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो चल जाएगा, लेकिन ऑडिटर तो क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो क्या करता है कि जो भी अकाउंट्स वो बना करके देगा उसका इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करके आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करेगा वो किसको इशू करेगा? सारे शेयर होल्डर को, यानी जितने भी ऑनर्स है सबको मिल जाता है कि अकाउंट्स के अंदर सही क्या है या गलत क्या है। तो ये रिपोर्टिंग हो जाएगा। ये अकाउंटिंग, ये पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है। राइट है सर। कंट्रोल कौन कर रहा है? डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर को कौन चुन रहा है? शेयर होल्डर। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब कि वो बंदा शासन वो नहीं कर रहा है और ऑटोक्रेटिक नहीं है। सब कुछ क्या है? डेमोक्रेटिक है। जहां भी चीपी की है तो शेयर होल्डर आपको निकाल के किसी और को बना देगा। अच्छा, आपका चेकिंग के लिए भी बैठा रखा किसको? ऑडिटर को, कि आप मनमाना कुछ भी काम ना करें। अगर कोई गड़बड़ होगा तो ऑडिटर उस चीज को क्लियर कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोलो? स्टैट्यूटरी। ये शेयर होल्डर की तरफ से ऑडिट होता है। एक होता है इंटरनल ऑडिट या जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है, कि मैनेजमेंट की तरफ से इंटरनल ऑडिटर को बुलाया जाता है, तो मैनेजमेंट के लिए काम करता है। और ये कौन हो गया? वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये ऑडिटर, इसी का ये जो ऑडिट रिपोर्ट आप देखते हो, ये सारा ऑडिट रिपोर्ट कैसा है? स्टैट्यूटरी ऑडिट का ही रिपोर्ट है, जो सारे शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, एक तरफ तो मैंने बोला कि भैया डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट तो लग भी रहा बातचीत से, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सर फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आज तक मालिक मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी क्यों रहा? अगर ऐसा है तो कोई और भी बन जाता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी आज है, पहले कोई मनमोहन सिंह जी थे, उसके पहले कोई और था। ये तो लाइन से इसका पूरा खानदान ही चले आ रहा अंबानी। क्यों? तो हम लोग का जो वोटिंग सिस्टम है, हर इंसान को एक ही वोट मिलता है। ऐसा थोड़ी कि 4-5 वोट मार दो, चोरी करो तो अलग बात है, अदरवाइज तो वोट मारने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन शेयर में कॉन्सेप्ट क्या है कंपनी में, कि जिसके पास जितना शेयर होगा उतना वोट का अधिकारी होगा। और मुकेश अंबानी के पास मोर देन 50% शेयर उसके पास है। तो ये निश्चित है कि डायरेक्टर कौन बनने वाला है, क्योंकि अपने आप को ही वोट देगा, दूसरे को क्यों वोट देगा अगला? नहीं क्या? अगर उसके पास शेयर ज्यादा है तो अपने आप को ही वोट देगा। तो काम का बात हम लोग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बोलते तो हैं, बट हकीकत यह है कि जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होगा वो उसका मालिक होगा। इसका मतलब मुकेश अंबानी तब तक मालिक बना रहेगा जब तक उसका मोर देन 50% शेयर वो होल्ड करता, ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा ही करेगा। चाहे एशियन पेंट्स ले लो या हीरो मोटोकॉर्प ले लो, जो मालिक का जो सीरीज है वो थोड़ी खत्म होता है, वो खानदानी चला आता है, क्योंकि उनके पास शेयर कितना है? मोर देन 50% है, तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली मालिक होंगे भी। और वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि बंदे ने मेहनत करके कंपनी को चालू किया, जब पैसे का जरूरत हुआ तो लोगों से मांगना शुरू किया। कंपनी का बिजनेस जब होता है उसका साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि कैपिटल अरबों रुपया कलेक्ट करना बड़ा आसान होगा। कैसे? अगर एक एक आदमी से 10-10 रुपया भी लिया और अगर 10 करोड़ लोगों से पैसा उठा लिया तो कितना हो जाएगा? 100 करोड़ रुपया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आसानी से पैसा उठाया जा सकता है और बिजनेस के साइज को क्या किया सकता है? बढ़ाया जा सकता है। यानी बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको कंपनी फॉर्म में आना ही पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, इसमें हम लोग पैसा कैसे उठाते हैं?
सबसे पहला पैसा कैसे उठाएंगे? ये देखो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी ने कंपनी फॉर्म कर लिया, अब बाजार में ऑफर ला रहा अगला, कैसे? प्रोस्पेक्टस के द्वारा। प्रोस्पेक्टस से क्या करता हो? इनवाइट करता है कि भाई जिनको जिनको इच्छा हो मेरे कंपनी में पैसा आप लगा सकते हो। तो इस प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हो? इनविटेशन टू ऑफर। आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा बोलो? किसमें? हाँ, लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या है बोलो? इनविटेशन टू ऑफर। और इस ऑफर के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिलअप करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफर। अब मुकेश अंबानी को पसंद होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो इनकार भी कर सकता है। क्लियर है ना? तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो पैसा क्या करेगा बोलो? रिसीव करेगा। जर्नल एंट्री क्या पास करते? लिखो व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री पास करते बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किससे एप्लीकेशन का पैसा मिला हो? सारे जो एप्लीकेंट होंगे पब्लिक से हमने पैसा लिया, वो भी शेयर होल्डर नहीं है। अभी तो मैंने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। इसके बाद ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिखो व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर? लेकिन नारेशन में क्या ध्यान देना हो सुन लो। जब पैसा मिलता ना हो तो उसमें हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, लक्ष्मी आ रही ले लो। लेकिन अब मेरे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 लाख का आ गया, लेकिन मेरे को शेयर केवल 20,000 इशू करना है, फिर फैसला तो करना पड़ेगा किसको देना है और किसको। तो ये हम लोग जो डायरेक्टर्स का ग्रुप होगा आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो क्या होगा? उसके लिए बोर्ड मीटिंग होगा। इसके लिए क्या होगा? जल्दी बोलो। बोर्ड मीटिंग होगा। और बोर्ड मीटिंग में एक मेंबर रिजोल्यूशन रखेगा। रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव रखेगा कि भाई किसको देना है और किसको अलॉट नहीं करना है। इसलिए जब भी हम लोग नरेशन लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने का, तो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर का रेफरेंस जरूर देते हैं। कैसे? लिखो बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेस्टेस डेटेड डेस्टेस। ये ट्रांसफर किया गया। शेयर एप्लीकेशन मनी का जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये लिखना जरूरी है, क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेस्टेस डेटेड डेस्टेस। यानी जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो क्या हो रहा है? वो ट्रांसफर हो रहा है। कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैसे? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेस्टेस एंड डेटेड डेस्टेस। यानी बोर्ड का प्रस्ताव होगा। बोर्ड मीटिंग में कोई बंदा एक प्रस्ताव रखेगा और उसको बाकी लोग उसको सेकंड करेंगे और कंफर्म करेंगे, तब जाकर के शेयर का अलॉटमेंट होगा। ठीक है सर? इसके बाद तीसरा प्रोसेस, अगर मान लो कि एप्लीकेशन में सारा पैसा मांग लिया मुकेश अंबानी ने, फिर तो खत्म, एंट्री यही खत्म। हाँ या ना हो? लेकिन आपको पता है कि अगर चाहे कंपनी तो कई इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकता है। जैसे इसके कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल में अगर यहीं छोड़ दूं तो टोटल कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? 4। तो ये चाहे तो 4 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगने से क्या होता है, आसानी से शेयर होल्डर पैसा दे पाता है। लेकिन वो चाहे तो लमसम पैसा भी मांग सकता है, कोई मना नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, तो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, amount due on allotment, equity share allotment account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account। और नरेशन क्या लिखेंगे, being amount due on allotment for dash dash number of equity shares at the rate of rupees dash dash each as per board resolution number dash dash dated dash dash। तो जो एप्लीकेशन का पैसा पहले हमने लिया फिर ट्रांसफर किया है ना, वो पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया और फिर ट्रांसफर किया, लेकिन इस केस में मैंने पहले ट्रांसफर कर दिया फिर पैसा लूंगा। कारण क्या हो, पहले हमारा और आपका जान पहचान नहीं था, यानी शेयर होल्डर ही था पहले, पब्लिक का एप्लीकेशन है तब मैंने ट्रांसफर किया। अब जब आप मेरे शेयर होल्डर बन गए तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि हम आपसे पैसा मांग सकते हैं, इसलिए मैं ये पैसा मांग रहा हूं कि भैया आप मेरा पैसा दे दीजिए। और जब बंदा पैसा देगा तो क्या एंट्री करेंगे, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब पैसा मिले तो ज्यादा हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। यहां तो कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, जितना मिलेगा पूरा पैसा ले लेंगे। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिए एप्लीकेशन के वक्त मेरा कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए पहले एप्लीकेशन लिए फिर कैपिटल में ट्रांसफर किए, और जैसे ही कैपिटल में ट्रांसफर किया वो मेरा मेंबर हो गया। अब मेरा राइट है कि मैं अलॉटमेंट का ड्यू उस पर खड़ा कर सकता हूं। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सही है सर, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखो आप लोग, व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही कर देता हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बोलो, बीइंग अमाउंट ड्यू on dash dash number of equity shares at the rate of dash dash each as per board resolution number dash dash dated dash dash। क्लियर है सर, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पैसा हम लोग रिसीव कर लेंगे। क्लियर है सर, बोलो, ये तो आप लोग को आता ही है, आता है ना आप लोग को? हाँ सर, चलिए एक सम्स करते हैं हम लोग, और साथ साथ में इसके साथ में हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस शीट भी संग संग करना है। आपके शेड्यूल 3 पूरा सिलेबस में यहां पर नहीं है, यानी कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं है सिलेबस में, लेकिन जितना आप कंपनी अकाउंट्स में इशू आप शेयर बनाओगे, इशू आप डिवेंचर बनाओगे, तो जो आप एंट्री करते हो उसका प्लेसमेंट आपको जानना जरूरी है। और आप लोग का प्लेसमेंट शायद बेटर नहीं होता, कंपनी अकाउंट्स पढ़े तो हो लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, तो हम लोग प्लेसमेंट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और कुछ प्लेसमेंट जो आईसी बोर्ड में गाइडलाइंस है उससे हटके है आपके सीए के अंदर में। डिवेंचर में जैसे आप लोग लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है तो उसको तुम लोग सीधा सीधा राइटअप कर देता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहां ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड जो राइटअप होता है उसका राइटअप का प्रोसेस पूरी तरह से आईसी बोर्ड से अलग है। आईसी बोर्ड ने अपना गाइडलाइन बना करके एक साथ में आसान बना देता है सम्स को, लेकिन वो चीजें यहां पर नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग होंगी। शेड्यूल 3 में हम लोग जो प्रेजेंटेशन करते थे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, याद है आपको? भूल गया तुम लोग? याद है डिवेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू होता था तो एंट्री क्या करते हैं? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। एंट्री तो सेम ही होगा, लेकिन आप लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में डिवेंचर से डिवेंचर सस्पेंस को लेस करते थे और जीरो। वो चीज यहां पर नहीं होगा। डिवेंचर सस्पेंस को एसेट में दिखाएगा, डिवेंचर को लायबिलिटी में दिखाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिवेंचर से या जो प्रेजेंटेशन जो इसका पार्ट है वो अलग है। रहा बात फॉर फ्यूचर का और रीइशू का, ऑलमोस्ट सेम है। फॉर फ्यूचर रीइशू जो आप लोगों ने किया ऑलमोस्ट वही। यहां प्रोराटा का जो पोर्शन है वो सारा का सारा सेम है, वहां पर कोई बदलाव इसके अंदर नहीं है। अब आप कितना डेप्थ में पढ़े हो हमको नहीं मालूम, हम लोग करके देखेंगे। क्या यहां तक क्लियर है सर? चलो आ जाओ, हम लोग आते हैं। तुम तो पूरा पढ़ लिया तरुण, तुमको तो बढ़िया से आता है। तभी तब से कंपनी कंपनी कर रहा था। हाँ सर, चलिए आ जाओ सर। इशू ऑफ शेयर का ये पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इशू ऑफ शेयर के में क्या क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल इशू ऑफ शेयर पढ़ोगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बात नहीं सर। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हो? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम भी पढ़ोगे सर। इशू ऑफ शेयर एट क्या पढ़ने वाले हो? प्रीमियम भी पढ़ोगे। दूसरा, डिस्काउंट अब आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या नहीं है? अलाउड नहीं है। आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का इशू होता है, अदरवाइज डिस्काउंट पे शेयर इशू। लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट का भी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आया डिस्काउंट का तो आप तो बोलोगे कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है। अच्छा सर, और क्या पढ़ने वाले हो? आप प्रोराटा अलॉटमेंट भी पढ़ोगे। प्रोराटा अलॉटमेंट आता है ना आप लोग को? तीसरा, प्रोराटा अलॉटमेंट के अलावा आप पढ़ोगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, ये भी आता है आप लोग को। चौथा, री इशू ऑफ शेयर भी पढ़ोगे, ये भी आपको बढ़िया से आता है ना सर? तो प्रोराटा अलॉटमेंट, इसके बाद फॉर फ्यूचर और री इशू, यही आपको यहां भी पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अच्छा, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ये भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना आपने? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यानी कोई सामान के लिए आप शेयर इशू कर रहे हो तो बैलेंस शीट में कैसे इसको हाईलाइट करते हो मालूम है आप लोग? नहीं, बैलेंस शीट जब बनाते हो वहां इसको हाईलाइट करना पड़ता है। जो अदर देन कैश शेयर्स होते हैं उसके लिए नोट देना पड़ता है बकायदा। कैश में होता है तो फिर हम लोग को नोट देने की जरूरत नहीं हो, तो नॉर्मल है। तो इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में आपने दो वैरायटी पढ़ा होगा, एक जिसमें आप संपत्ति खरीदते हो, एक जिसमें संपत्ति खरीदते हो या बिजनेस को ही परचेज कर लेते हो। क्यों ना ऐसा? एक संपत्ति लैंड बिल्डिंग कुछ खरीद लिया और एक संपत्ति बिजनेस परचेज कर लिया, यानी पूरा एसेट लायबिलिटी नेट परचेज कर लिया। और दूसरा, कुछ भी नहीं, केवल फॉर सर्विस के लिए आप देते हो, ओनली फॉर सर्विस के लिए देते हो, जैसे प्रोमोटर को देते हो। उसमें एंट्री पास किए थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद है? कई बच्चे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तुम लोग कौन सा करते हो? मत करना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करना, ठीक है सर? मैं रीजन बोलूंगा। आपके जो टीएस ग्रेवाल है उसके अंदर दोनों ही अभी लिख रहा है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख रहा है और गुडविल भी लिख रहा है, लेकिन क्या लिखना? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एसेट्स और बिजनेस परचेज का तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर हम लोग को क्या लिखना है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक और अगर बोलोगे तो मैं बताऊंगा कि शेयर का स्प्लिट कैसे होता है और शेयर का कंसोलिडेशन कैसे होता है। हाँ, स्प्लिट ऑफ शेयर एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ये थोड़ा सा इंक्लूजन है इसके अंदर में। शेयर का स्प्लिट टूटता कैसे, तोड़ते कैसे, और कंसोलिडेशन कैसे होता है, उसका एंट्री कैसे पास होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना, बस। तो बाकी सारा सेम ही है।
कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट पता ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है ही, और टेबल ऐप का एप्लीकेशन कैसे करते हो उसका। तो हम लोग अब उसका जिक्र करने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक सम्स उस पे कर लेते हैं जो हम लोग अभी मैंने लिखा है आपको, ठीक है। तो लिखो आप लोग, ए एंड कंपनी लिमिटेड हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, जर्नल एंट्री सब आपसे पूछेंगे, ध्यान रखना, इसलिए तैयार रहोगे तुम लोग। आप सबसे, हमको नहीं मालूम किससे पूछेंगे, लेकिन तुम ही लोग से पूछेंगे। पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, and on first and final call ₹3. Company has received an application money for 12,000 equity shares. Access application money where 12,000 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन मिला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर रिफंडेड, ठीक है, एंड ऑल अमाउंट रिसिप्ट, सारे पैसे हम लोग को मिल गए, ठीक है सर। अब आप लोग को एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला एंट्री, प्रियांशु तुम बताओ। हाँ लिख लो, सम्स लिख लो। 36,000, गुड। एंट्री लिख लो, आलू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मैं आप लोगों से बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि ये अभी रिपीट होगा बार बार, थोड़ी देर के बाद ये बोरिंग लगने लग जाता है, तुम लोग आराम करने लग जाता है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप देखो फॉर फ्यूचर तक चले जाओ, आयुष री इशू तक चले जाओ, करना तो यही है। शुरू का जो 4-5 एंट्री होगा सेम होगा, लास्ट के एंट्री में बदलाव रहता है, तो उतना देर में आप रिलैक्स हो जाते हो, बोरिंग लगने लगता है थोड़ा सा। 30,000 नहीं, कितना 36 बोले ना वो, और इसमें से क्या बोले वो, इसमें बोला है कि 2,000 का रिफंड करना, यही ना। तो पहले रिफंड का एंट्री पास कर लेते हैं, हर्ष बाबू बोलो। यस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बिल्कुल कंपाउंड कर सकते हो, ये पहला क्वेश्चन है यार, खाली कंपाउंडिंग ही करेंगे, कहीं घबराते हो। अभी सराफा से कर लेने दो। 6,000 रुपया, नरेशन क्या लिखोगे, बिंग एक्सेस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया कितना हो, 30,000 ना, इसको ट्रांसफर कर दे कहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल में। हाँ कर सकते हो, मैं आगे से एक साथ ही करूंगा, ठीक है। क्या एंट्री करें तरुण बाबू बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बिल्कुल इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तरुण, इन दोनों को आप कंबाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेटर ऑन हम ऐसा ही करेंगे। हाँ अच्छा, नंबर 4, अब क्या करें, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करें। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री होगा, निकिता पास करो। और इसका अमाउंट बता दो, 40,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। और जब पैसा मिलेगा, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹40,000। सही है सर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री मुकेश तुम बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट्स बता दो आप लोग। 30,000। और अब जब पैसा मिलेगा पूजा, एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट्स हो गया वो? 30,000। ठीक है ना? वो आपने क्या देखा? अगर आप इसको समराइज कर दो, एंट्री को अगर हम मर्ज कर दें, बात नहीं करो, सुनो इधर, एप्लीकेशन का डेबिट और एप्लीकेशन का क्रेडिट खत्म हो गया ना? वो जितने का क्रेडिट उतने का ही डेबिट हो गया, जितने का अलॉटमेंट उतने का डेबिट उतने का क्रेडिट, जितने का फर्स्ट कॉल उतने का क्रेडिट। नेट एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना था इसलिए हम लोग नोट बनाए, लेकिन पर्टिकुलरली एंट्री तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये पता है तुमको तरुण बाबू कि बैंक कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी आपको मालूम होगा कि ये भी क्या पर्सनल अकाउंट है वो, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भी हम पैसा किससे ले रहे हैं? शेयर होल्डर से। और शेयर होल्डर क्या है? पर्सन। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपको पता ही है कि पर्सनल अकाउंट है, क्यों? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट, राइट ना? वो अच्छा, ये जो शेयर अलॉटमेंट है ये भी किससे लेंगे? शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, तो ये भी कौन सा अकाउंट हो गया? इसका मतलब कि आपने जितना एंट्री देखा सारे के सारे कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से पैसा लेने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे कौन से अकाउंट हो गए? बोलो, पर्सनल अकाउंट हो गए, राइट। अब रह गया कि हम लोग को प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का भी देखना है साथ साथ में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या आपको ध्यान है सर? शेड्यूल 3 का। तो पार्ट 1 शेड्यूल 3 में, पार्ट 1 शेड्यूल 3 में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना? वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट है ना? वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 शेड्यूल 3 में क्या चीज का फॉर्मेट है? वो पीएल का। तो यहां पर हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं अपने मन से कुछ भी नहीं करने वाले, जो कंपनीज एक्ट बोलेगा उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में कानून को लेकर कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हमको अकाउंट बना के किसी को दिखाना नहीं था। यहां तो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, बाजार में जाएगा, सबको देखना है, और जो भी डॉक्यूमेंट से आपको पता होगा कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो चाहे उसको देख सकते हैं। आप किसी का भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेट पे जा करके देख सकते हो, किसी का भी अकाउंट्स आप देख सकते हो। अगर कंपनी है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबॉडी कैन सी। और शेयर होल्डर हो या ना हो, शेयर होल्डर नहीं हो तो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, बाद में जाकर के इन्वेस्टमेंट करे, तो कोई भी देख सकता है। इसका मतलब कैसा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम जो कर रहे हो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। यहां पर कोई कानून नहीं है कि ऐसे अकाउंट बनाना, वैसे अकाउंट बनाना, ऐसे दिखाना, वैसे दिखाना है। लेकिन कंपनी में आपको रिटर्न भी फाइल करना है, अकाउंट एक प्रॉपर तरीके से बनाना है, रजिस्टर जो मेंटेन करने वो कंपलसरी है। अगर आप वो सब नहीं किए तो पेनल्टी लग जाएगा आपके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगा, क्योंकि कंट्रोल वो सारा कर रहा है अफेयर्स को। तो इसका मतलब वो जो कुछ भी करने वाले हैं ये गद्दी नहीं है, गद्दी नहीं है चाचा जी का कि भैया चलो ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ हम लोग को पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना, और जो उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करते हुए करना है, राइट है सर। तो कंपनी अकाउंट्स में हम लोग किसका करने जा रहे हो? पार्ट 1 शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, आपको पता ही है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैं सिर्फ पहला पोर्शन बताने जा रहा हूं, लिख लो एक बार। सिर्फ वो पोर्शन बताने जा रहा हूं जो हम लोग के लिए रेलेवेंट है ये सम्स बनाते वक्त। तो क्या क्या हो? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। क्या क्या वो? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर लिखते ना वो, और ये अमाउंट, राइट सर। सबसे पहला क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
और उसके अंदर में सबसे पहला लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। गुड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल। और एक हो तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन वो भी काम आता नहीं हम लोग के, तो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर, ये नोट नंबर 1 और ये नोट नंबर 2 हम लोग को दो चीज का जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग फाइनल जर्नल एंट्री क्या होने वाला? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल वाला कैपिटल में चला जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां जाएगा? वो रिजर्व एंड सरप्लस में। तो हमको ये दो हेड्स का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या जरूरत पड़ने वाला हो? वो जो बैंक का बैलेंस है वो भी तो आएगा। तो सर नंबर यहां पर हम लोग कर लेते हैं एसेट्स, और एसेट्स के अंदर करेंट एसेट्स, राइट ना? और करेंट एसेट्स के अंदर में हम लोग बनाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, याद है ना वो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये नंबर 3 हो गया। पक्का जो है ये बैलेंस शीट आपस में मैच करेगा। हाँ सर। अच्छा, ये जो शेड्यूल 1 हमारा जो नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आपने पढ़ा है। क्या क्या दिखाते हो? ऑथोराइज कैपिटल, और क्या दिखाते हो? इशूड कैपिटल, और क्या दिखाते हो? सब्सक्राइब। और दो और कैपिटल है जो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो एक बार पहले उसका नोट्स पे आ जाते हैं, फिर उसका एंट्रीज पे आते हैं। लिखो एक बार। सबसे पहला कैपिटल वो ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलो? हाँ हाँ, जाओ। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता बोलो? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता? मैक्सिमम कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज्ड, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो हम रेज कर सकते हैं। और ये कहां दिया रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी गुड। ऑथोराइज कैपिटल गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा कौन सा? इशूड कैपिटल। क्या होता है इशूड कैपिटल? ये जितना हमने पब्लिक में इशू करना है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाई रेट पर यूनिट, राइट नाउ। तो इशूड कैपिटल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाई रेट पर यूनिट। यानी अगर 10-10 रुपए वाला शेयर होगा तो जितना शेयर इशू करेंगे उसमें 10 रुपए का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। इसके बाद नंबर 3 क्या हो? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर ले। मान लो हम 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने सिर्फ 9,000 सब्सक्राइब किया, तो फिर सब्सक्राइब कैपिटल 9,000 इंटू 10 हो जाएगा, है ना? और अगर 10,000 किया तो 10,000 इंटू 10। तो क्या सब्सक्राइब कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। गुड। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। वहां एक नोट लिख के डाल दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैनॉट एक्सीड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैनॉट एक्सीड द इशूड कैपिटल। ये कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने पढ़ा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और कौन सा? सब्सक्राइब्ड। चौथा जो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते लेकिन जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना हम कॉल कर चुके हैं। यानी जैसे अगर मेरा 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना था लेकिन अभी तक हम 8 रुपए ही मांगे, मांगना था 10, मांगे कितना है? 8। तो इसका मतलब इसका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 80,000। यानी जितना इशू किए उसका हम पूरा पैसा अभी तक मांगे नहीं। हाँ बिल्कुल। कॉल्ड अप में अगर मान लो 2 ही कॉल करेंगे तो फिर
वो लोग तो केवल सब्सक्राइब का ही मॉडल रखा है ना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो उस पर हम आएंगे। यहाँ तो हम अलग से बता रहे हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो बोलना तो पड़ेगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कंपनी ने जितना पैसा मांग लिया, यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से जितना पैसा मांग चुका है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगा वो क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। यानी कि अमाउंट डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर, जितना पैसा हम मांग चुके हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप। अगर 10 का 10 मांग लिए तो फुल्ली पेड अप हो गया, उसी को बोलते हैं फुल्ली पेड अप। ठीक है सर। अच्छा, 5वां नंबर बताओ, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब जो पैसा हमको मिल गया। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वो जो पैसा हमको मिल गया, तो क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, यस, माइनस कॉल सिनेरियर। कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर कॉल सिनेरियर घटा दो तो जो बैलेंस आएगा इसको बोलते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल सिनेरियर, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल, यानी मैंने जितना मांगा उसमें से जो नहीं मिला वो हो गया कॉल सिनेरियर, यानी जो मिल गया वो पेड अप कैपिटल। यानी मान लो मैंने मांगा था 80,000, लेकिन इसमें से हमको 2,000 रुपया नहीं मिला है, तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 78,000। यानी जो पैसा नहीं मिला एरियर हो गया, जो बैलेंस हो गया उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, पेड अप कैपिटल। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कौन कौन सा पढ़ लियो, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है। बैलेंस शीट बनाते तो हम लोग क्या दिखाते, ऑथोराइज दिखाते, केवल उसके अंदर 2 लाइन ड्रॉ कर देते, इशूड कैपिटल दिखाते और उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, है ना। अब सब्सक्राइब में 2 पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली। तो जो पोर्शन पूरा पेड होता है उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड बोलते हैं, और जो पोर्शन पेड नहीं होता उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली। तो एक बार उसका नोट्स बना लो, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहला नोट बनाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल का। आप लोगों को बनाया हुआ शेयर कैपिटल का, बनाया हुआ ना वो। सबसे पहले क्या लिखते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, टेस्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर 10 का होगा तो ऑफ ₹10 ईच। इसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना वो, क्योंकि बैलेंस शीट टोटल का पार्ट नहीं होता। ये तो मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा कर सकते हो उतने के लिए। इसके बाद क्या दिखाते हो, इशूड कैपिटल। अब मान लो कि हमने परमिशन 1 लाख शेयर का ले लिया है। कितना परमिशन ले लियो, 1 लाख इक्विटी शेयर का। अच्छा, आपको ये पता है ना कि अब मिनिमम लिमिट तो रहा नहीं, कैपिटल के लिए कोई लिमिट नहीं रहा। पहले था ना कि मिनिमम इतना होना चाहिए। अब आपका जो शेड्यूल दिया, जो कंपनी जो 2013 है, फिर नया अपडेट है, उसके हिसाब से कोई मिनिमम लिमिट नहीं, कितना ही शेयर आपका होगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम कैपिटल के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आ जाओ सर। इशूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स, मान लो ऑफ ₹10 ईच हमने इशू कर दिए, तो ये क्या हो जाए, 1 लाख रुपए ना, वो ये दिखा देंगे। क्लियर है सर। इसके बाद इशूड कैपिटल के बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कब दिखाते हो, अगर पूरा पैसा हमने मांग लिया और हमको पूरा पैसा मिल गया। तो हम लोग क्या दिखाते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर अगर मान लो है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख मिल गया मेरे को। इसका टोटल हम 1 लाख दिखा देंगे। जैसे हम लोग का अभी लास्ट क्वेश्चन था शायद 10 रुपए का था ना वो, 10,000 इक्विटी शेयर, तो समझ लो कि 1 लाख रुपया हो गया। बोलो,
और ये अगर मैं 1 लाख इक्विटी शेयर यहाँ लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, तो ये ऑथोराइज हो जाएगा, ये इशूड हो जाएगा, और ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 में क्या दिखाना हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस तो हम लोग के सब में अभी नहीं था और हमने अभी पढ़ाया भी नहीं है, राइट सर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिखाते हैं, जो बैंक का बैलेंस है वो दिखा देंगे। बैंक का बैलेंस हम लोग के इसमें कितना आ जाएगा वो देखो तो 1 लाख ही आएगा ना, तो बैंक का बैलेंस 1 लाख ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट क्या होगा, मैच हो जाएगा। यानी हम शेयर कैपिटल में कितना दिखाएंगे 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ था नहीं, एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना दिखाएंगे 1 लाख। तो क्या मेरा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। तो हम लोग जब सम्स करेंगे तो माइंड में रखेंगे कि हम लोग को बैलेंस शीट भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो जब जब बीच में अच्छा कोई सम्स आएगा तो उसका हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते रहे। ठीक है सर, बोलो। तो ये हो गया बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब देखिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या होगा। प्रियांशु तुम लगातार बात कर रहा केवल, कर रहा ना, नहीं कर रहा, बोलो बोलो। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है। अच्छा चलो, इस केस में अगर मान लो ये जो 10,000 शेयर है ना, वो इस 10,000 शेयर में से 1,000 शेयर का 2 रुपया नहीं मिला और 9,000 का फुल अमाउंट मिल गया, तो बताओ बैलेंस शीट बनाते तो कैसे दिखाते। अगर मान लो 1,000 इक्विटी शेयर का 2 रुपया नहीं मिला, @2 अनपेड है, यानी कि कॉल्स इन एरियर है, और 9,000 का फुल अमाउंट मिल गया, तो आप कैसे दिखाते। हाँ वो तो हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कॉन्सेप्ट है ना वो। तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आपका प्रेजेंटेशन पोर्शन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस नहीं की इसलिए दिक्कत है वहां पर, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। 1 मिनट सुन लो। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब कि जितना मांगा, जितना मेरा टोटल चाहिए, अगर वो मिल गया तो सब्सक्राइब्ड एंड क्या कहलाएगा, फुली पेड अप। और जितना मांगा अगर पूरा नहीं मिला तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मतलब अगर मुझे ये दिखाना हो टोटल 10,000 शेयर में से कितना का मिल गया पैसा, वो 9,000 का, 1,000 का पूरा हमको मिला नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितना दिखाओगे बोलो तो 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना रुपया बोलो, 90,000 है ना वो। अच्छा इसके बाद क्या दिखाते थे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बताओ कितना दिखाओगे, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10,000 लेस कॉल सिनेरियो, याद है ना वो, लेस कॉल सिनेरियो 2,000, 8,000 रुपया। टोटल मिला के बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, 98। ठीक है सर, यानी कि जिसका पूरा पेड होगा वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप दिखाएंगे, जिसका पूरा पेड नहीं होगा उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के रूप में अलग से दिखा देंगे, बस और कुछ नहीं करता। ठीक है सर, क्लियर। तो मेरा 10,000 में 9,000 का पूरा मिल गया था, 1,000 शेयर में 2 नहीं मिला था, बाकी मिल गया था, तो इसको मैंने अलग से दिखा दिया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्या बोले वो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हो गया तुम लोग का। देखो आगे जब बैलेंस शीट हम जब बनवाएंगे तो फिर आपके लिए कंफर्टेबली आप खुद ही बना सकोगे, मेरे को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। जहां जरूरत होगा इंपॉर्टेंट वहां पर हम बनाते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन में बनाते जाएंगे। ठीक है सर, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हो गया तुम लोग का, लिख लियो तुम लोग। अच्छा लिख लो।
ये वाला टोटल मेरे को 10,000 का मैंने मांगा था और 10,000 शेयर में से हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, कॉल का पैसा 1000 शेयर पे नहीं मिला। तो जो नहीं मिला वो क्या कहलाएगा? कॉल सिनेरियो। तो 9,000 शेयर का पूरा पैसा मिल गया, तो 9,000 इंटू 10 90,000। 1000 शेयर में से हमको 10 पाना था, लेकिन उसमें से 2 नहीं मिला है, तो कितना मिल गया है? 8 मिल गया है, राइट। तो हमने क्या किया? 10,000, 1000 इंटू 10 10,000, लेस कॉल सिनेरियो 2,000, नेट बैलेंस कितना होगा? 8,000। तो ये जाकर के इसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब कि अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन राहुल तुम बताओ, ये लिख लिया आप लोग। अगर मान लो हम 10 रुपया में 8 रुपए का डिमांड किए, तुमसे हम 8 ही मांगे और तुमने मुझे 8 रुपया दे दिया, तो उसको कहां दिखाओगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप, फुली पेड अप नहीं सर, उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब कि अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप बोलते हैं। सेंस में बोल देता हूं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है कि जितना मांगे सर दे दिया, तो कहां से? तो मैं बोलूं, पहले बोल तो लूं। हाँ सर, परमिशन लिया मैंने 10 रुपए का अपने से होल्डर से, मैं पूरा परमिशन 10 रुपए का मांगा हूं। मैंने 8 ही मांगा है, यानी 2 महीने अभी तक मांगा ही नहीं है। इसका मतलब कि मेरा जो डिमांड का पावर है वो 10 का है, हमने 8 ही मांगा, यानी पूरा नहीं मांगा है। ये सेंस में हम लोग बोलते हैं कि फुली पेड अप नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में जरूर जाता है कि अगर मैंने कॉल 5 किया तो 5 दे दिया तो फुली पेड अप नहीं। फुली पेड अप तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा 10 आपको नहीं मिल जाता, बिकॉज यू हैव टेकन परमिशन फ्रॉम, ठीक है ना सर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कि भैया हम ये पैसा कितना लेंगे तो हम पूरा 10 लेने का अधिकारी हैं, लेकिन मैंने अभी 8 ही मांगा है, इसका हम 2 वे और मांगेंगे। तो जब तक ये पूरा मांग नहीं लेते तब तक ये फुली पेड अप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो भी एक नोट लिख लो। ये हो गया सबका? लिखिए आप लोग। If 10,000 equity shares is sold at the rate of ₹10 each, but only ₹8 called up, 10 रुपये का मांगा है, लेकिन हमने सिर्फ 8 ही कॉल किया है, 2 रुपये अभी तक मांगा, तो इसको कहां दिखाओगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप? नॉट फुली, ठीक है ना, क्योंकि फुली पेड अप का सेंस उस 10 रुपये के हिसाब से है। तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कितना दिखाएंगे? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, 10 ईच नहीं, 10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। कितना हो जाएगा बोलो? 80,000। 10 रुपए का है लेकिन 8 ही कॉल किए थे, 80,000 रुपए का हो जाएगा। अगर कॉल सिनेरियर हुआ तो इसमें से लेस कॉल सिनेरियर करके दिखा देंगे। तो ध्यान ये रखना कि जब तक पूरा पैसा मांग नहीं लेता तब तक वो फुली पेड अप नहीं कहलाएगा। तो बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तभी कहलाएगा जब पूरा मांगेगा और पूरा मिल जाएगा। पूरा मांगेगा और पूरा मिल जाएगा तभी फुली पेड अप कहलाएगा। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर पूरा मांगा और कम मिला तो भी तुम्हारा क्या होगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और अगर कम मांगा तो फिर वो फुली पेड अप होगा ही नहीं। यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तभी होगा जब हम पूरा मांग लेंगे और पूरा हमको मिल जाएगा। अदरवाइज सबका सब केस कहां जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉल सिनेरियर। क्या होता है कॉल सिनेरियर?
कॉल सिनेरियर का मतलब आपसे पैसा मांगा लेकिन आपने पैसा देने से इनकार कर दिया, राइट ना? इसको बोलते हैं हम लोग कॉल सिनेरियर। जर्नल एंट्री क्या पास करे बोलो? जब हम लोग को पैसा मिलता है, जितना मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको क्या करते हैं? कॉल सिनेरियर। और ये एरियर कभी भी हो सकता है, अलॉटमेंट के वक्त भी, ये फर्स्ट कॉल के वक्त भी हो सकता है और फाइनल कॉल के। तो एंट्री पास कर लो, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। जो अलॉटमेंट का पैसा मिला वो ले लिए, जो कॉल का पैसा नहीं मिला उसके लिए ले लिए। तो एंट्री क्या पास हुआ? कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू रेस्पेक्टिव कॉल। स्वाभाविक एक साथ तो होगा नहीं, अलॉटमेंट का अलग होगा, रेस्पेक्टिव कॉल में अलग अलग होगा। अच्छा ये बताओ, कॉल सिनेरियर को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? वो आपने देखा कैपिटल में, सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर हम लोग डिडक्ट करके दिखाते हैं, राइट ना? वो तो मैं लिखता नहीं, फिर समझ में आ गया। कॉल सिनेरियर को हम बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल करके दिखा देते हैं, राइट है सर? अच्छा सर, एक और कर लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस। बोलो सर, कॉल्स इन एडवांस का क्या करते हैं? कॉल्स इन एडवांस का जब पैसा मिलता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब कॉल्स इन एडवांस मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस कभी भी मिल सकता है, तो जब भी मिलेगा जर्नल एंट्री क्या करेंगे? कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और ये कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं? लेटर ऑन एडजस्ट करते हैं। तो लिखो अमाउंट, व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस adjusted against कॉल। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तुम बहुत बात कर रहे तरुण, नहीं कर रहे? टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, राइट है ना? वो अच्छा, ये कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं हुआ तरुण, तो कहां दिखाएंगे हम लोग? अगर कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने का टाइम नहीं आया तो फिर ये कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे कहां पर? बैलेंस शीट में। हाँ, लायबिलिटी साइड। किस रूप में? अदर करेंट लायबिलिटी। वन नोट लिख लेते हो, if calls in advance not yet adjusted, if calls in advance not yet adjusted, it shall be disclosed, it shall be disclosed in liability side of balance sheet, अंडर द हेड कहां बोलो? अदर करेंट लायबिलिटीज, राइट है ना? इसको अदर करेंट लायबिलिटीज के रूप में कॉल्स इन एडवांस को दिखाते हैं। अगर ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो गया तब तो फिर ठीक है, खत्म हो जाए, अकाउंट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अदर करेंट लायबिलिटी के हेड में दिखाते हैं। अगर कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? अदर करेंट लायबिलिटी के रूप में डिस्क्लोजर देते हैं, ठीक है सर? ये हो गया कॉल्स इन एडवांस और कौन सा? कॉल सिनेरियो। तो एक इलस्ट्रेशन डालते हैं हम लोग, लिखो आप लोग। क्या हुआ? ए एंड कंपनी लिमिटेड हैज इशूड has issued 10,000 equity shares
एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each। चलो आ जाओ, समझ रहे हैं। एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each पेबल एज फॉलोज। अब बात नहीं करो प्लीज, इसमें बहुत सारा मैटर आपके लिए नया आएगा और नया आता रहेगा। राहुल देखो, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, जितना अच्छा लगे उतना बोलना चाहिए। चलो, पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹3, and on first and final call ₹3. Company has received all application money. One shareholder holding 300 shares failed to pay allotment and call money. Another shareholder holding 200 shares failed to pay कॉल मनी, केवल कॉल मनी में फेल हुआ। ठीक है सर, 5 जर्नल एंट्रीज, तो 2 बार फेल हुआ। एक 300 शेयर वाला अलॉटमेंट और कॉल में, और 200 शेयर वाला सिर्फ कॉल में फेल हुआ। जर्नल एंट्री पास करना आपको। सबसे पहला बोलो, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री यूज क्या पास करेंगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने अमाउंट से? 40,000। और ये 40,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पूजा जर्नल एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास करेंगे। प्रियांशु बोलो, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। ड्यू का एंट्री, गुड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनो ध्यान से, जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपको टेस्ट नहीं कर रहे, आपको जगा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो एंट्री आप देख रहे हो, ये वापस फिर पास होगा मुकुल। मतलब ये कॉमन ले लो, ऊपर का जो 5 एंट्री कॉमन है, एक आध एंट्री बदलता है, तो फिर ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो प्रियांशु कितना? 30,000। 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 रुपया। अब जब पैसा मिलने लग जाएगा, मुकुल एंट्री पास करो, मुकुल पास करो, एंट्री पास करो। अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो एंट्री हम क्या करेंगे ये पूछो। बैंक अकाउंट डेबिट, यस यस। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसका अमाउंट बता दो। हाँ, 30,000 हो जाएगा। एरियर में बोलो 900, गुड। दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी बैलेंस हुआ 29,100। क्योंकि अलॉटमेंट में सिर्फ 300 शेयर का एरिया था, राइट ना वो? अच्छा, अब इसके बाद नंबर 5 में हमको क्या करना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री निकिता पास करो।
यस, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। गुड। अब जब पैसा लेने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एरियर कितने शेयर का होने वाला है, 500 शेयर का। तो तुम अब एंट्री पास कर दो। हाँ सही है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30 पाना था, इसमें से 1500 का एरियर हो गया। गुड, दैट इज 300 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 28,500 हो गया। राइट है ना, वो 28,000 पास। चलो, और कुछ तो था नहीं, पैसा मिल गया। अब रह गया अगर बैलेंस शीट बनाना हो तो इस बैलेंस शीट में तो कोई खास है नहीं। करवाएं तो बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करा दें। चलो आ जाओ। बैलेंस शीट का प्रैक्टिस जरूरी नहीं तो एग्जाम में पूछता है, और तुम लोग बैलेंस शीट का पोर्शन बढ़िया नहीं पता है मेरे को, क्योंकि तुम लोग डिस्क्लोजर साथ में करता नहीं है सम्स का उसमें। चलो आ जाओ सर, एक बार फटाफट बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट, और 1:30 बज गए। बना लेते हैं, एक ही बात है। हम लोग कंटेंट तो पता ही है, सही बोले तो नोट्स सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते, फिर पीएल और फिर नीचे नोट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट जो है एक पेज का होगा, एक पेज का नेक्स्ट पेज पे वो होगा, और अगर लेवल 1 एंटरप्राइज है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, देयर आफ्टर नोट्स टू अकाउंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहला कौन सा हो, शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस तो आएगा ही नहीं, तो हम वो नहीं बना रहे। ठीक है सर। और दूसरा एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या बनाना है अपने को, करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स के अंदर हमको सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बनाना है, नोट नंबर 2। बाकी और कुछ बनाना नहीं हम लोगों को बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, तो अब अगले टर्म से हम जो आगे का सम्स कराएंगे उसमें बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, उसका नोट्स टू अकाउंट बनाते रहेंगे। राइट, और सर नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स। अच्छा सर, सबसे पहले क्या दिखाते हैं बोलो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या दिखाते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अच्छा, मैं अगले बार से ये नहीं लिखूंगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैं मान लूंगा कि आप लिख लोगे। ठीक है सर, मैंने तो दिया नहीं कितना था ऑथोराइज, तो इसलिए हम क्या करें, ऐसे ही छोड़ दें, है ना, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि ऑथोराइज कितना है। इसके बाद क्या दिए थे, इशूड कैपिटल। कितना शेयर इशूड था वो, 10,000। कितना हो गया, 1,00,000। इसके बाद क्या दिखाना था अपने को, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना दिखाएं बोलो तो, 9,500 शेयर्स, है ना वो, यस, 9,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना, 95,000 हो जाए क्या वो। और क्या था, सब्सक्राइब्ड
इसको बाहर ही कर लेते हैं यार, 95,000, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो बताओ नॉट फुली पेड अप के लिए कितना शेयर था वो? 500 शेयर। 500 इंटू 10 यानी कि 5,000, यानी 500 इक्विटी शेयर्स। लिख लोगे क्या? हम लिखे नहीं। 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, लिख लोगे ना आप लोग? लेस कॉल्स इन एरियर, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना? 1500 और 900, 2400 ना, 2400, 2600 दिखाएंगे, यानी 97,000। तो स्वाभाविक बात है मेरा बैंक बैलेंस भी कितना होगा? 97,600 ही होगा। तो नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और वो बैंक बैलेंस हो जाएगा 97,600 रुपीज, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लो इस तरह से करने का, फिर नेक्स्ट जो बढ़िया क्वेश्चन आएगा उसमें कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे बैलेंस। तो फिर हम यहां क्या लिख लो? 97,600, यहां भी 97,600। क्या क्लियर हो रहा है आप लोग को? ये सब तो आप लोग किया ही हुआ है, नहीं ठीक है। साथ साथ में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी करते जाओगे तो अच्छा होगा। आप लोगों का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आता है कब? जब शेयर प्रीमियम हो उसमें एरियर हो जाए, तो वहां आप लोग का हालत सही नहीं होता, क्योंकि आप लोग उसको बैलेंस शीट प्रैक्टिस नहीं की हो। कर लोगे तो हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ सर? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा दे।